ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें लोग जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले जानेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। किसका मतलब बेटा? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब समझो, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को बनाना, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। जैसे मार्कर है ना, तो जो प्रोसेस हुआ होगा ना इसको बनाने में, जो पैसा वगैरह लगा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। मतलब तो क्या लिखा है? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या बेटा? एक एक्टिविटी है डेट क्रिएट्स इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स, जो कि क्रिएट करती है इकोनॉमिक यूटिलिटी किसमें? गुड्स में। गुड्स मतलब मेरे पास लकड़ी थी लेकिन अभी वो काम की नहीं थी, लेकिन लकड़ी से मैंने उसको फर्नीचर बना दिया, तो उसमें क्या क्रिएट हो गई? इकोनॉमिक यूटिलिटी क्रिएट होगी। पहले वो लकड़ी 100 रुपये में जा रही थी, लेकिन अब उससे जब सोफा बन गया, फर्नीचर बन गया, तो वो 100 रुपये से 1000 रुपये में जा रही है। समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन क्या? एक एक्टिविटी होती है जो क्रिएट्स करता है क्या? इकोनॉमिक यूटिलिटी। इकोनॉमिक यूटिलिटी मतलब पैसों से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है किसमें? गुड्स में। क्लियर है? आगे देखो, सबसे पहले अभी तो प्रोडक्शन की मीनिंग पता होनी चाहिए थी। अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, अब मान लो आप कुछ बनाते हो, टीवी, मेज, फ्रिज, अलमारी, मोबाइल, कुछ भी बनाते हो। मान लो आप मोबाइल बनाते हो, तो इस किस चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हो बेटा? मोबाइल का। प्रोडक्शन मतलब क्या? किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ को बनाने में, तो आप लोग क्या बना रहे हो बेटा? मोबाइल बना रहे हो। अब मोबाइल बनाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए भाई? आपको पैसे चाहिए। पैसे जो चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए, लैंड। भाई कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना, कहाँ पे काम करोगे? रोड पे मोबाइल बनाओ क्या? लैंड चाहिए। बनाने वाले चाहिए, लेबर चाहिए, तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल। भाई पैसा भी तो लगाना पड़ेगा ना, कैपिटल चाहिए, और लास्ट में आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है। क्या होता है? बिजनेसमैन एक तरह से कह सकते हो, जो रिस्क बियरर होता है, जो मोबाइल में बनाने के लिए जो प्रोडक्शन करने में पैसा लगाता है, वो कौन होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो एक है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है आपका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग बोले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी सामान को बनाने में जो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने में आप मोबाइल मेरी हेल्प कर रहा है, ये माइक मैंने लगा रखा है हेल्प कर रहा है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये तो मेरे लिए क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसी तरह जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी गुड्स क्रिएट कर रहे हो, कोई भी सामान बना रहे हो, तो उसको बनाने में जो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं वो क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है भाई? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स द यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। भाई आप जब कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, तो वहाँ पर गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसमें रिक्वायर होती है कुछ चीज़ें की, जिसकी यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। सर्टेन मतलब भाई लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, सारी चीज़ जरूरत पड़ती है। विच आर टर्म एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, जो कि मैंने भी बताया था। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ है जो आपकी किसी भी चीज़ को बनाने में हेल्प करती है। मतलब प्रोडक्शन करते वक्त ये सारी चीज़ें क्या आपकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, नंबर 1, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें होगी तो आप कभी किसी भी चीज़ को बना रहे होगे तो उसमें जो प्रोसेस होगा, तो ये चारों चीज़ें आपकी उसमें हेल्प करती हैं। अब डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर लेबर के बारे में, फिर कैपिटल के बारे में, और फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में। चैप्टर थोड़ा लंबा है, कम से कम इसके 3 से 4 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा होने का रीज़न भी ये बेटा कि पहले ही पुरानी बुक जिनके पास होगी, ये चैप्टर 4 चैप्टर्स में थे। इन्होंने क्या किया? चारों चैप्टर को अलग कर दिया। पहले लैंड अलग था, लेबर अलग, कैपिटल अलग, एंटरप्रेन्योर अलग, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया? सबको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया। 40 पेज, तकरीबन 30 से 40 पेज का ये चैप्टर है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़े से पार्ट्स में वीडियो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आया। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि लैंड क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा देखो, हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है? लैंड।
ठीक है। तो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लेबर नेक्स्ट, फिर कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर। 4 पार्ट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लैंड के बारे में बात करते हैं कि लैंड क्या होता है। तो लैंड का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, लैंड का मतलब समझते हैं ज़मीन, ज़मीन जिस पे मैं खड़ा हूँ, जिस पे आपका घर बना है। लैंड का मतलब ये जगह, ज़मीन, इसको बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब जो थोड़ा सा और डिटेल में है, खाली ज़मीन को लैंड नहीं समझा जाता है। अगर ऐसे बात करूँ तो लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है उसके अलावा, ज़मीन तो लैंड है ही, ठीक है, ज़मीन तो लैंड है ही, साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, गॉड गिफ्टेड है ना, फ्री ऑफ नेचर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। मतलब सर बेटा वाटर, ठीक है, लाइट, फॉरेस्ट, आपके जो पहाड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये भी क्या है, फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्टेड है, गॉड ऑफ नेचर है। मतलब गॉड की तरफ से बनाई गई है, ऊपर वाले ने बनाई है, अल्लाह भगवान सब ने बनाई है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि लैंड का मतलब क्या होता है, जो कि ज़मीन तो लैंड है ही है, साथ ही साथ जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो फ्री में मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से मिली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। तो क्या लिखा है, लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो ज़मीन है, ये देखो सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब जो अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, जो हमें नेचर की तरफ से फ्री मिले, जैसे माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गई, जंगल से लकड़ी मिलती है ना, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, गॉड गिफ्टेड है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। तो लैंड का मतलब क्या जाना हम लोगों ने आज बेटा, एक नई चीज़ क्या जानी बच्चा, लैंड का मतलब ज़मीन तो होता ही होता है, साथ ही साथ मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर की तरफ से जो फ्री में मिला है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, या फिर उसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। नंबर 1 पर है बेटा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नंबर 1 पर क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब सिंपल सी बात है, ये नेचर की तरफ से फ्री में मिला है, इसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। मतलब ये पेट्रोल हो गया, ऊपर वाली तरफ से मिला है, और एक दिन ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। नंबर 2 वो लिखो, लिखा भी, लिमिटेड इन सप्लाई, इसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। इसका फैक्ट ये है बेटा कि कुछ भी हो, हवा हो, अरे आपकी ज़मीन हो, पानी हो, वायु हो, मतलब जितनी भी चीज़ें, देखो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, पेट्रोल हो, है ना, पहाड़ हो, जंगल हो, सब एक दिन क्या होगा, सब खत्म होगा। लिमिटेड इन सप्लाई, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक। नंबर 3 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो 4 थे ना फैक्टर, एक लैंड था, फिर लेबर था, फिर कैपिटल थी, फिर एंटरप्रेन्योर था। तो प्राइमरी का मतलब पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है। भाई लैंड होगा तभी तो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड ही नहीं तो काम कहाँ होगा, ठीक। तो प्राइमरी मतलब पहला, कौन सा फैक्टर भी, पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 4 पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी चीज़ समझो, यहाँ पर लिखा है पैसिव, एक्टिव पैसिव पढ़े हो ना, तो लेकिन यहाँ पर वो एक्टिव पैसिव नहीं है, कुछ जगह पर लिखा रहेगा एक्टिव फैक्टर्स प्रोडक्शन, एक रहेगा पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि जो ये लैंड है ना, लैंड ये खुद से काम नहीं करता है, इसके हाथ पैर नहीं है, समझ रहे हो, खुद से ऐसे ऐसे चल के नहीं आएगा। तो लैंड क्या है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस पे जाके काम करना पड़ता है। मतलब मान लो ये लैंड है, अब ये खुद तो चलेगी नहीं, इस पर खुद से तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर होगा नहीं, क्रॉप्स तो निकलेगी नहीं, इस पर फार्मर्स को काम करना पड़ेगा ना। तो जब कोई खुद से काम नहीं करता है, उस पर काम करवाना पड़ता है, उस पर जाके काम करना पड़ता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मार्कर है, अब मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये पैसिव फैक्टर है, जैसे तो ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तभी तो होगा ना। तो लैंड क्या है, एक पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन है, खुद से काम इस पर नहीं होता है, इस पर मुझे काम करना पड़ता है। क्लियर है, 1 मिनट रुकना बस। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फिर क्या है, परमानेंट। लैंड क्या भाई, परमानेंट है, लैंड हमेशा रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं, उठा के लैंड को कहाँ लेके जाओगे। नंबर 6 इमूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे लैंड जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ये उठाया ज़मीन और लेके चले गए बक्सा बंद करके, नहीं, समझ रहे हो। लेबर एक जगह दूसरी चले जाएगा, लेकिन अभी लेबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन लैंड इमूवेबल है। भाई ये ज़मीन है,
मेरा घर कहीं आप अपने शहर में ले जा सकते हो नहीं ना, लेकिन मुझे ले जा सकते हो तो मैं लेबर हूँ, अभी मैं बात करूँगा इस बारे में, लेकिन मैं ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। लेकिन लैंड इमूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और लैंड का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो ये आपकी एक ज़मीन है, क्या है? ये आपकी ज़मीन है, यानी कि लैंड है। अब इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है? हाँ, कितना हो रहा है? 100 कुंटल, 200 कुंटल, कितना? 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, 5000 किलो, कितना जो लैंड है आपकी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। मतलब लैंड की जो ज़मीन है आपकी, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसमें चावल कितना उग रहा है, गेहूं कितना उग रहा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसी है, ये समझ रहे हो? देखो क्या लिखा है, बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। कैपेसिटी कितनी भाई साहब, देख रहे हो? इस लाइन को हाईलाइट करो, कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अंदर कैपेसिटी कितनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इतना प्रोड्यूस करती, इतना करती, इतना करती, इतना करती, कितना करती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। क्लियर? आगे बढ़ो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के? मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जब ज़मीन इतना प्रोड्यूस करेगी या फिर इतना करेगी। फैक्टर्स होते हैं ना भाई, कि कब ज़मीन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी आपकी लैंड और कब थोड़ा सा प्रोड्यूस करेगी। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? नंबर वन पर है बच्चा नेचुरल फैक्टर्स। नंबर 1 पे क्या है? नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर समझते हो कि जो ज़मीन है वहाँ की आपकी वो कैसी है। अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे इंडिया में क्या होती है, इंडिया की जो लैंड है वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब आप स्विट्ज़रलैंड में रहते हो, आप न्यूजीलैंड में रहते हो, तो वहाँ के जो नेचुरल फैक्टर है वो ऐसा नहीं है, वहाँ की ज़मीन दूसरी है, तो वहाँ पर आपकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में आपने देखा होगा, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपको मिलेगा, लेकिन जो आपकी ठंडी वाली जगह वहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो नेचुरल फैक्टर भी मैटर करता है, आप किस कंट्री में रह रहे हो। तो नेचुरल फैक्टर का मतलब समझे कि आप किस जगह पर रहे हो, नेचुरल जगह वहाँ की कैसी है, नेचुरल जो आपकी लैंड है वो कैसी है। अब आप कश्मीर में जाके कहोगे नहीं हम क्रॉप्स उगाएंगे, वहाँ कैसे होगा भाई, बर्फ़ गिरे हुए, समझ में आ रही है? तो नेचुरल फैक्टर भी मैटर करता है। नंबर 2 साइज ऑफ होल्डिंग। साइज ऑफ होल्डिंग मतलब ज़मीन की साइज़ कितनी बड़ी है, ज़मीन यूँ बड़ी है कि छोटी है। अगर ज़मीन साइज ऑफ होल्डिंग बड़ी है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, साइज ऑफ होल्डिंग छोटी है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। नंबर 3 ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स कैसा है भाई, ये लैंड है, लैंड तो दे दिए भाई, आओ चलो भैया काम करो लैंड पे। अब काम करने वाला कैसा है, काम करने में मन लगाता है कि नहीं लगाता है, ये भी मैटर करता है। अच्छा, उसके पास टेक्निक है कि नहीं है, उसको कभी एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसको प्रोड्यूस करने आता है कि नहीं। मान लो एक एक्सपीरियंस फार्मर 10 साल जो काम कर रहा है और एक आप पहले साल काम कर रहे हो, तो अच्छा प्रोडक्शन कौन करेगा, उसको आइडिया रहेगा ना, कब सीड डालनी है, कब पानी डालना है, क्या करना, उसको पता रहेगा। तो वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर मैटर करेगा नहीं। अगर वो काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इन नॉर्मल केस में एक्सपीरियंस वाला ही आगे निकलेगा। नंबर 4 इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड कर रहे हो कि नहीं, ज़मीन जो है आपकी उस पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब जो इरिगेशन फैसिलिटी है, वहाँ ट्यूबवेल वगैरह होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी ज़मीन को मिल रही है कि नहीं। मालूम चले आप ज़मीन पर खाली कृषि करते चले जा रहे हो, एग्रीकल्चर काम करते चले रहे हो, क्रॉप्स उगाते चले जा रहे हो, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर रहे हो, तो ज़मीन खराब हो जाएगी आपकी। ठीक, बंजर ज़मीन हो जाएगी। बंजर समझते हो, मतलब फिर कुछ उगेगा नहीं वहाँ पे। नंबर 5 लोकेशन ऑफ लैंड। सबसे पहले हो जाता है लोकेशन क्या है लैंड की। अगर आप साउथ एरिया में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, तो वहाँ पर क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी रहेगी। लेकिन आप ऊपर वाले फील्ड में हो, शिमला में हो, हिमाचल में हो, कश्मीर में हो, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी नहीं रहेगी। 6 ओनरशिप ऑफ लैंड। ओनरशिप ऑफ लैंड भी क्या करती है, मैटर करती है। ओनरशिप किसकी है लैंड की, अगर आप खुद ओनर हो, खुद काम करते हो तो अच्छे से करोगे, लेकिन कोई टेम्प्रेरी आदमी काम के लिए रखा है तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कम रहेगी। आप खुद मालिक हो, खूब अच्छे से काम कर रहे हो, काम करने वाला अच्छा, ओनर अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। नंबर 7 अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि कह सकते हो पैसा। अगर आपका पैसा है
तो आप सीड्स अच्छी डाल सकते हो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी दे सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। नहीं अगर पैसे की कमी है तो आप सीड अच्छी कहाँ से लाओगे, है ना। पानी कहाँ से बार बार लाओगे, पानी ऊपर से नहीं बरसेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ट्यूबवेल कहाँ से लाओगे आप, ट्रैक्टर कहाँ से लाओगे। तो अगर कैपिटल है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी रहेगी, लेकिन अगर पास कैपिटल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अच्छी नहीं रहेगी। ये 7 फैक्टर्स मैंने बताया, बुक में शायद आपके 8-9 दे रखे हैं, पर 5 इनफ है। जो आपको 5 अच्छे लगे वो देख लो, इसमें भी आप कोई भी 5 देख सकते हो, इनफ रहेगा। 5 से ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। तो देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे जो आज पहला टॉपिक में पढ़ना है बेटा वो है लेबर। क्या है, लेबर। अभी लेबर क्या होता है, लेबर का मतलब समझते हो ना। लेबर का मतलब हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि जो मजदूर होते हैं, है ना, जो सामान उठा के रखते हैं, ट्रेन पे जो कुली होते हैं, जो सामान हमारा इधर से उधर लेके जाते हैं, ट्रेन पे रखवाते हैं, मतलब जो ग्रुप टी के लोग होते हैं नॉर्मली, उनको हम लोग क्या समझते हैं, लेबर समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स इट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब इकोनॉमिक्स में जितने भी ह्यूमन एफर्ट होते हैं इंसान की तरफ से, डन विद अ व्यू टू अर्न वेजेस और इनकम। मतलब कोई भी एक इंसान कोई भी एफर्ट लगा रहा है जिसका पर्पस क्या है, अर्न करना, वेजेस या इनकम, मतलब इस तरह से प्रॉफिट कमाना, सैलरी कमाना, वो सारी चीजें क्या होती है बेटा, लेबर होती है। मतलब कोई भी एक इंसान मेहनत कर रहा है अपने लिए, अपने अर्न करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। मतलब तो बेटा मतलब ये है कि लेबर जो मजदूर है, कुली है, वो सब तो लेबर है ही, जो घर बनाते हैं वो लेबर तो ही है। साथ ही साथ लेबर मैं भी हूँ। मैं भी का मतलब एक टीचर भी लेबर है, ठीक है, एक डॉक्टर भी लेबर है, एक इंजीनियर भी लेबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लेबर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लेबर है। लेकिन लेबर क्या है, 2 कैटेगरी है। ह्यूमन वर्क कैन मे बी फिजिकल और मेंटल। 2 तरह से होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है मेंटल। जो मजदूर जिनको आप समझते आए हो अभी तक, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके फिजिकल लेबर, जो सामान को उठाते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे रखते हैं। लेकिन हम लोग कौन है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या पढ़ाने में एफर्ट नहीं लगता है, एफर्ट क्या मेहनत नहीं लगती है, माइंड यूज नहीं होता है, ताकत नहीं लगती है ना। तो वो किस में आते हैं, लेकिन वो भी लेबर है, बट कैसे लेबर है, मेंटल। तो लिखा ह्यूमन वर्क में भी फिजिकल और मेंटल। तो फिजिकल लेबर का मतलब समझ गए ना, जैसे जो अभी आपके कुली हो गया, आपके ऑफिस स्टाफ में प्यून वगैरह हो गए, वो सब किस में आ गया, आपके फिजिकल लेबर में। मेंटल लेबर में कौन आ गया, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब किस में आ गए बेटा, मेंटल लेबर में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर यहाँ तक हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर में। अब देखो बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर जो है 3 है। एक है स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल, जो मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा था मैनुअल एंड मेंटल लेबर, तीसरा था प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल, इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो बताऊंगा वो है, बाकी सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके, ठीक है। आप लोग मिला लेना, अगर सिलेबस में होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में है नहीं। और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन वाले ही बता देंगे, अगर इन तीनों के अलावा है तो उनको भी मैं करा दूंगा। बाकी इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स वाले दोनों इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे है स्किल लेबर। अब ये स्किल लेबर कौन होता है, देखो स्किल लेबर का मतलब वो लेबर होते हैं बच्चा, जो जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जिनको कोई स्किल आती है ना। जैसे एज अ टीचर मैं हूँ, मैं भी किस में आऊँगा, स्किल लेबर में। कोई डॉक्टर है वो किस में आएगा, स्किल लेबर में। कोई इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब किस में जाएंगे बेटा, स्किल लेबर में, जिनको स्किल होती है किसी काम को करने की। दूसरा कौन सा है, सेमी स्किल लेबर। सेमी स्किल लेबर का मतलब है, मतलब ये इतनी एजुकेशन वगैरह नहीं, हाई लेवल की स्किल तो नहीं होती इनके पास, लेकिन सेमी स्किल की होती है। जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, कौन, गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गया, टेलर हो गया। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा, ऐसे लिख लो बस, बहुत है, ठीक है। सेमी स्किल में क्या है, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ठीक है, और कौन है, टेलर, ETC। भाई इन लोग के पास भी स्किल है, लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर के पास है वो टेलर के पास स्किल थोड़ी है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक। नंबर 3 अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर तो वही है भाई, आपके कुली हो गए, पियोन हो गए, जो फिजिकल काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्किल्ड लेबर। जिनको कुछ नहीं आता है, खाली वो सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगहों पर रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा,
अनस्किल्ड लेबर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। आगे क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, यानी कि फीचर्स क्या क्या होते हैं एक लेबर के। तो नंबर 1 पर है लेबर इज पेरिशेबल। लेबर इज पेरिशेबल मतलब देखो सामान जो होगा उसको आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन लेबर को स्टोर नहीं कर सकते हो। लेबर क्या होता है? पेरिशेबल होता है। अगर एक दिन लेबर नहीं है तो उसकी सर्विस आप क्या करोगे? मिस कर दोगे। देखो क्या लिखा है कि इफ अ वर्कर डज नॉट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई वर्कर किसी दिन काम नहीं करता है तो हिज लेबर फॉर दैट डे इज वेस्टेड, तो उस दिन वो लेबर क्या हो जाएगा? वेस्टेड हो जाएगा। मतलब पेरिशेबल है, वो नहीं है तो उसकी मतलब वो वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। लेबर क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं। जबकि लैंड क्या है? ड्यूरेबल है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, चलती रहेगी, टाइम तक चलेगी। लेकिन ये क्या है? पेरिशेबल है, नष्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक फैक्टर एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। मतलब मैं से मान लो मैंने बताया था ये लैंड है, मान लो एक जमीन है, ठीक, तो एक एक्टिव फैक्टर है और पैसिव है। एक्टिव का मतलब होता है और पैसिव का मतलब होता है, देखो जहां पर लैंड खुद से काम नहीं करेगी, लैंड खुद से काम नहीं करेगी, लैंड पे जाके काम करना पड़ता है, इसलिए लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव फैक्टर। लेकिन लेबर क्या है? एक एक्टिव फैक्टर है, लेबर खुद काम करता है, समझ में? जहां पर आपको जाके काम करना पड़े, जिससे आपको काम निकलवाना पड़े। भाई लैंड है लेकिन लैंड खुद से काम नहीं करेगी, आपको यूज करना पड़ेगा, लैंड क्या होती है? पैसिव फैक्टर। लेकिन लेबर क्या? एक्टिव फैक्टर है। लेबर क्या है? लेबर के अंदर जान है, लेबर खुद से काम करता है, लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, नंबर 3, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर। लेबर को सेपरेट नहीं कर सकते उसके लेबर से। मतलब ये जमीन मान लो अभी राहुल भैया की थी, ठीक है, राहुल जी की थी, अब यहां पर जो है अमित जी ने ले ली ये जमीन, ठीक है, राहुल की जमीन थी, राहुल ने ट्रांसफर कर दी, तो जमीन ट्रांसफर हो गई अमित के नाम पे। लेकिन एक लेबर की जो है वो उसके लेबर को सेपरेट नहीं कर सकते। भाई मैं डॉक्टर हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, तो जो मुझे पढ़ाने आता है क्या मैं डायरेक्टली किसी इंसान में ट्रांसफर कर दूंगा? अगर वो 5 तक पढ़े हैं तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपना कोई भी सामान उसको बेच सकता हूँ, वो मुझसे खरीद सकता है, समझ लो। तो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर। तो लेबर के अंदर की जो क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर जो स्किल है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक, नंबर 4, लेबर सेल्स इज लेबर नॉट हिमसेल्फ। बोल रहा है कि लेबर सेल करता है अपने लेबर को, खुद को नहीं। कि मालूम चला आप क्या काम करना है तो उसकी जान ले लो, भैया ये भी कर दो वो भी कर दो, नहीं। लेबर सेल करता अपना, लेबर अपने काम को सेल करता, अपनी सर्विसेज देता है, खुद को नहीं बेच देता है। ठीक, नंबर 5, लेबर इज मोबाइल। मतलब लेबर क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अगर आप लेबर यूपी में काम नहीं मिल रहा है तो वो दिल्ली चला जाए, दिल्ली में नहीं काम मिल रहा तो मुंबई चला जाएगा। लेबर मूव कर सकते हैं लेकिन लैंड मूव नहीं करती है। मतलब जमीन को कहाँ उठा के लेके जाओगे, लेकिन लेबर को मूव करा सकते हो। लेबर इज मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह पर लेबर जा सकता है। 6 पॉइंट है बेटा, लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी। लेबर डिफर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। तो जो लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी का मतलब बेटा यहाँ पर है जितने भी लेबर होते हैं सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई भी लेबर बराबर काम नहीं करता है। मान लो अगर मैं एक दिन में 5 कपड़े सिलता हूँ तो हो सकता है मेरे बगल वाला 7 सिले, दूसरा वाला 4 सिले। तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। किसी की स्किल अच्छी होती है, किसी की स्किल कम होती है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, किसी का एक्सपीरियंस कम होता है। तो लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है एक लेबर में, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे आके मैं आपको आगे करवाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इफिशियंसी ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमारा है इफिशियंसी ऑफ लेबर। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। एक लेबर में कितनी इफिशियंसी होती है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर अमित। अब ये अमित जो है क्या है? ये एक लेबर है। तो इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है? मान लो ये पैक कोई सामान है, इसको पैक करता है, तो 1 आवर में कितने पैकेट ये पैक कर लेगा? 10, 20, 40, 50, कितना? भाई अलग अलग लेबर होते हैं। हो सकता है अमित जो है 10 पैकेट पैक करे, हो सकता है दूसरा वाला 15 के पैक कर ले। समझ में आ रही बात? तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? एक लेबर में कितनी एफिशिएंसी है, कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो,
बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर वी मीन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। समझ रहे हो, एफिशिएंसी ऑफ लेबर का मतलब है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। एक वर्कर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, कैसी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं बेटा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर। आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे लेबर की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब काम करने की क्षमता बढ़ जाए, हो सकता है कि उससे जो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक लेबर के एफिशिएंसी पर इफेक्ट करते हैं। ठीक, नंबर वन पर है बेटे रेशियल एंड हेरिडिटरी क्वालिटीज। ठीक है, क्या है, रेशियल एंड हेरिडिटरी क्वालिटीज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है कि देखो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है ना, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनके अंदर नेचुरल होता है, नेचुरल क्वालिटीज होते हैं। नेचुरल का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो उनके पेरेंट्स में होती है वो उनके अंदर होती है। मतलब अब ऐसे कुछ होते हैं ना जिसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो उनके बच्चे भी डॉक्टर्स होते हैं। अगर डॉक्टर्स नहीं भी होते तो कुछ ना कुछ उनका माइंड ऑलरेडी इंटेलिजेंट होता है, वो अपने आप ही क्या होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियल एंड हेरिडिटरी क्वालिटीज। अगर ऐसे जितने भी लेबर हैं कुछ होते हैं जिनकी इफिशियंसी अपने आप क्या होती है, अच्छी होती है, वो सेम टू सेम वैसे ही होते हैं, उनके अंदर भी वो क्वालिटीज होती है। अब क्रिश मूवी देखा है आप लोगों ने, ऋतिक रोशन वाली की नहीं। अब वो उसमें जो है पहले वाला जो ऋतिक रोशन रहता है रोहित, तो उसके अंदर क्या था, वो क्वालिटीज थी पहले से। तो जो बाद में जब क्रिश बनता है ऋतिक रोशन, जो उसका बेटा होता है, तो उसके अंदर और शक्तियां होती हैं और पावर्स होती हैं। देखा था मूवी की, नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत बढ़िया मूवी है। बहरहाल आप बोलोगे सर आप तो मूवी के बारे में बता रहे हो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मूवी भी अच्छी, कभी कभी देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो क्वालिटीज अपने आप आ जाती है, जो पेरेंट्स में होती है तो वो बच्चों में भी आती है। समझ में आ रही बात। नंबर टू, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, जहाँ पर आप रहते हो। इंडिया में हम लोग रहते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है ना। इंडिया में कैसी कंट्री है, इंडिया में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो वहाँ पर एफिशिएंसी लोगों करने की, काम करने की क्षमता लो हो जाती है। जिस जगह पर ठंडी जगह होती है वहाँ पर काम करने की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन गर्म जगह पे क्या होती है, कम होती है। तो ये इफेक्ट करती चीज़ें। ठीक, कहाँ पर है आप। नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप जहाँ पर भी रह रहे हो उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ के जो लेबर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, खान पान कैसा है ना, उनको खाने पीने के लिए क्या सामान मिल रहा है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा पीते हैं, तो ये मैटर करता है। अगर अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो मेंटली और फिजिकली क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, तो काम करने की एफिशिएंसी उनकी अच्छी रहेगी। लेकिन मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, अच्छा नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर वो खुश भी नहीं रहेंगे। ठीक, नंबर फोर्थ, मतलब एफिशिएंसी भी कम रहेगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसने कहाँ से ली है, किस बारे में ली है, क्या उसको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है ना। इसमें देखो, इसे बुक में लिखा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कि एक जनरल एजुकेशन होती है, एक टेक्निकल होती है। जनरल मतलब जो आप बुकिश नॉलेज लेते हो, और टेक्निकल में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती है। तो वो कैसे किया है, सही से आती है कि नहीं, तो वो भी मैटर यहाँ पर करता है। अगर अच्छी एजुकेशन ट्रेनिंग है तो एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। एक्सपीरियंस अगर जो भी लेबर है उसको एक्सपीरियंस है काम करने का, तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। भाई ये अमित है, ये अभी नया नया आया है, ठीक, उसी जगह पे ये सुमित है। कौन है ये, सुमित है, ये पुराना है, ये 5 साल से काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस तो रहेगा ही नहीं। ये 1 घंटे में 10 पैकेट पैक करेगा तो 1500 पैक करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, स्पीड तेज है, इसको एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। नंबर 6, वर्किंग कंडीशन। तो जो लेबर है आपके वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। मतलब कहने का वर्किंग कंडीशन कैसी है, कोई बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में तो काम नहीं कर रहे, ये धूप में काम तो नहीं कर रहे, है ना, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो एफिशिएंसी कम रहेगी। लेकिन वर्किंग कंडीशन प्रॉपर है, अच्छी है, तो वहां पर एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे है कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या रहती है बेटा, लो रहती है। क्या कारण है जिससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या रहती है, लो रहती है भाई। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा रीजन क्या है बताओ, आप सोच के तो। इंडिया में जो कार्य करने वाले लेबर है उनकी एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, ये आपको देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है, ये भी
और ये भी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर 1 हॉट क्लाइमेट। मतलब क्या बताना है, क्या रीज़न है कि जो लेबर है इंडिया में उनकी एफिशिएंसी लो क्यों होती है। नंबर 1 हॉट क्लाइमेट। इंडिया जो है एक हॉट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ की जो जलवायु है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे लोगों की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ये एक मैटर है जिसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या रहती है, लो रहती है। नंबर 2 यहाँ के लेबरों को वेजेस बहुत कम मिलता है, सैलरी बहुत कम है उनकी। अब उनकी वेजेस कम है तो वो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहते, तो इसलिए उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। नंबर 3 इनकंजेनियल इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है वहाँ का, है ना, बहुत तो अनहाइजीनिक कंडीशन में करते हैं। बहुत सी ऐसी फैक्ट्री है इंडिया में, बहुत सी ऐसी जगह है, वैसी कंपनी है जहाँ पर वो वर्क करते हैं लेबर, तो वहाँ पर जो है कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है और इसलिए भी एफिशिएंसी ऑफ लेबर लो रहती है। नंबर 4 पुअर टेक्नोलॉजी। इंडिया में हमारे यहाँ जो मशीनें हैं बहुत आउटडेटेड है, आउटडेटेड रहेगी तो काम स्लो होगा, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी नहीं है। नंबर 5 माइग्रेटरी कैरेक्टर। माइग्रेटरी कैरेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि जो लेबर होते हैं ना इंडिया में, वो जो उनका कैरेक्टर कैसा होता है, माइग्रेटरी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर लेबर नहीं होते। इंडिया में बहुत से लेबर ऐसे होते हैं जो फार्मर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो फार्मर्स होते हैं। अब फार्मर्स हैं, अब मान लो अभी फसल का काम नहीं हो रहा है, खाली है, तो वो अपना गांव छोड़ के, वो फार्मर्स ही होते हैं जो यहाँ पर आके कंपनी में काम करते हैं। 6 महीना यहाँ रहते हैं, 6 महीना एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। अब होता क्या है कि 6 महीने खेती करते हैं और 6 महीने क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, ये भी एक रीज़न है। ठीक, नंबर 6 उसके बाद क्या है, नंबर 6 पे गर्मी बहुत है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। फैन भी मैंने बंद करके रखा है आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो अगर अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, फैन बंद करके पढ़ाना इस टाइम गर्मी में, आप लोग कुछ मैनेज समझ सकते हो कितना ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। नंबर 6 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है भाई, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो लेबर है उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग कैसी। इंडिया में क्या है, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो उनके वर्क से रिलेटेड नहीं किया जाती है, बहुत ही आउटडेटेड स्टडी है, बहुत पुरानी आउटडेटेड पढ़ाई है, तो उसमें इतनी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी नहीं कराई जाती है, तो लेबर को आइडिया नहीं होता अपने काम के बारे में। तो ये भी एक रीज़न, इससे आपकी लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर होती है। क्लियर है? तो उसको ध्यान से समझना, पेपर में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है। देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अगर सिंपल तुमको आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब बच्चा ये होता है कि अलग अलग बंदों को अलग अलग काम में बांट देना। मतलब भाई देखो, एक आदमी जो है कॉबलर है तो उसको कॉबलर है तो वो कॉबलर, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई कारपेंटर है, मतलब कहने का अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम में स्पेशलाइज है, उनको अलग अलग काम बांट दिया। डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग, टीचर अलग, सब के सब जितने भी हमारे लेबर हैं उनको अलग अलग काम में डिवाइड कर देना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब जो जिस काम में स्पेशलाइज है उनको वो काम दे देना, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। बाय डिवीजन ऑफ लेबर वी मीन स्पेशलाइजेशन इन अ वर्क। क्या लिखा है, स्पेशलाइजेशन इन वर्क, मतलब लेबर और डिवीजन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन इन वर्क, उनको डिवाइड कर देना, किसके, उनके काम में स्पेशलाइज। भाई 5 बच्चे मेरे सामने खड़े, ये चिंटू है, मिंटू है, पिंटू है, रिंकू है, और कौन है ये, चलो तुम हो। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं, तो ये 5 लोगों को इनके अलग अलग काम में क्या कर दिया बच्चा, डिवाइड कर दिया। ये कॉबलर था तो चलो तुम अपना जूता बनाओ, कारपेंटर था, गोल्ड स्मिथ था, कोई टेलर था, कोई डॉक्टर था, सबको अपने अपने अलग अलग काम में डिवाइड कर देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो इसको टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में बांटा गया। सबसे पहले है सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, समझो। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट बेस के उस मतलब अलग जो जिस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज है उसको उस काम में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट बेस मतलब भाई कोई कार बनाता है तो कार वाला अलग चला गया, कोई कपड़े सिलता है कपड़ा चला गया, कोई कारपेंटर काम करता है उसको अलग कर दिया, कोई लोहे का काम करता है लोहे का कर दिया, कोई प्लास्टिक का करता है उसको कर दिया, कोई मोबाइल बनाता है उसको अलग कर दिया। मतलब प्रोडक्ट बेस
कर देना, मतलब प्रोडक्ट वाइज उसको डिफरेंट कर देना। फार्मर है तो फार्मर अपना अलग चला गया, किसान है खेती कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी हैं लेबर उनको प्रोडक्ट वाइज अलग कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। भाई अब जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है उनको वो काम दे दिया। भाई जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बनाता है, जो मोबाइल अच्छा बनाता है, उससे मोबाइल बनवाएंगे ना, फ्रिज तो बनवाएंगे नहीं, एसी तो बनवाएंगे नहीं। जो एसी अच्छा बनाता है वो एसी अच्छा बनाएगा, उससे घर की सफाई तो करवाएंगे नहीं। जो कुक अच्छा है तो वो कुक का काम करेगा, खाना अच्छा बनाएगा, एसी तो बनाएगा नहीं। तो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड आप जब डिवाइड कर देते हो लेबर को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब व्हेन अ पर्सन स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक्सपर्ट है और सर्विस, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, जो स्पेशलाइज था जिस काम में तो उसको कहा, चिंटू को बोला चल भाई अपने काम में चलो, मिंटू को बोला चलो तुम अपने काम में चलो। मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट था बच्चा उस काम में उसको डिवाइड कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको क्लियर होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन आपका बनने की चांसेस रहेंगे इस टॉपिक से, तो इसलिए इसको समझो ज़्यादा, रटना कम, ठीक। अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो झटपट नहीं बन जाते, आज शुरू किया आज बन गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है। जैसे आप मान लो कार बनाओगे तो कार एक दिन में तो बनेगी नहीं, उसमें कई प्रोसेस होता है। आप क्लोथ्स बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, तो कपड़े ऐसे तो बन नहीं जाते भाई, इसको आप लोग क्या क्या करना पड़ता है, आप कपड़े कॉटन लेते हो, उसको सुखाते हो, स्पिनिंग वीविंग, टेलर्स को सिलता है, फिर उसमें बटन लगते हैं, मतलब कई प्रोसेस होके आपका जो क्लोथ्स होता है वो बनता है। शुगर केन समझते हो, शुगर समझते हो, शुगर यानी कि चीनी, तो शुगर केन मतलब गन्ना, तो अब गन्ने से बनती है चीनी, तो एक बार में तो बनती नहीं, शुगर केन लाते हो, काटते हो, सुखाते हो, शुगर केन जूस बनाते हो, फिर कई प्रोसेस होने के बाद वो सूख के जब बनता है तो चीनी बनती है। ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को। तो मतलब कहने का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बच्चा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में नहीं बनते, उसमें कई प्रोसेस होते हैं। तो अब अलग अलग प्रोसेस में लोगों को बांट देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मान लो हम लोग बना रहे हैं कपड़े, ठीक है, तो किसी को स्पिनिंग का काम दे दिया, किसी को वीविंग का दे दिया, किसी को सीविंग का मतलब सिलने का दे दिया, किसी को ब्लीचिंग का दे दिया गया, किसी को आयरन करने के लिए दे दिया गया। कहने का मतलब सबको अलग अलग काम क्या दे दिया गया, सौंप दिया गया। कोई काट रहा है कपड़ा, कोई सिल रहा है, कोई उसमें प्रेस कर रहा है ना, कोई उसमें मतलब अलग अलग काम दे दिया गया। तो उस बन के क्या तैयार होगा, कपड़ा तैयार होगा। जैसे कार बन रही है तो कार में क्या हो गया भाई, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम देख रहा है, कोई इसका मॉडल पे काम कर रहा है, कोई उसमें एसी वगैरह काम देख रहा है। मतलब कहने का अलग अलग प्रोसेस में जो काम बनता है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग काम को बांट के अलग अलग स्टेप में बांट दिया, उसके बाद जो बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आई बात, प्रोसेस बेस्ड में। भाई किसी चीज़ को बनाने में अलग अलग प्रोसेस, मोबाइल ही ले लो, एग्जांपल और ले लेते हैं, ये मोबाइल है आपका, ठीक है। अब मोबाइल जब आप बना रहे हो तो एक बार में तो बन नहीं जाएगा, तो मोबाइल में कोई ऊपर कवर, उसकी कवर बनाने का काम कोई और कर रहा है, उसके जो अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो उस पर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कोई और कर रहा है, हार्डवेयर पे काम कोई और कर रहा है, लेकिन सबको अलग अलग काम में बांट दिया। चिंटू कवर का काम देख रहा है, ये हार्डवेयर का देख रहा है, ये सॉफ्टवेयर का देख रहा है, लास्ट में बन के तैयार हो रहा है मोबाइल। तो सबको अलग अलग काम में डिवाइड करके रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो बताना, कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको रफ करूं, चलो अब देखो भाई आगे है, इन्होंने इसको भी दो पार्ट में बांट दिया है। बोले कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन, और दूसरा बांटा इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आप क्या कर रहे हो, क्लोथ्स बना रहे हो, क्लोथ समझते हो, यानी कि कपड़े बना रहे हो, कपड़े सिल रहे हो। तो कपड़े बनाने में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कोई कपड़ा काट रहा है, कट कर रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई मेज़र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हर आदमी क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोसेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उससे बन के तैयार क्या हो रहा है,
कपड़ा बन के तैयार हो रहा है। जैसे ये मार्कर है, कोई मार्कर का ये प्लास्टिक का काम कर रहा है, कोई इसमें इंक भरने का काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में बन के तैयार क्या हो रहा है, मार्कर हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। मतलब किसी को कुछ वीविंग का काम दे दिया है, किसी को स्पिनिंग का काम दे दिया है, किसी को स्टिचिंग का काम दे दिया है, किसी को कटिंग का काम दे दिया है, और सब आदमी अपना काम कर रहे हैं, और बनने के बाद जो मिल रहा है वो क्या है, हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। इसमें मतलब कहने का, जब हम लोग प्रोसेस बांट देते हैं, अलग अलग काम को बांट देते हैं, तो बांटने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, समझना बात को, मतलब जो अलग अलग काम बांट दिया तो प्रोडक्ट बन गया। ठीक, दूसरे वाले में इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। इनकम्प्लीट का मतलब बेटा ये है कि देखो, बनाना है कार, कार में क्या लगती है, एसी लगती है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं कि नहीं होते, म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ और क्या होता है भाई, इसमें सीट्स होती हैं, है ना, और क्या होता है, टायर्स होते हैं। तो अब मान लो एसी बनाना है, तो एसी एक आदमी नहीं बनाता है, एसी भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, सीट्स भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, ये भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, ये भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये 5 लोग एसी बना भी देते हैं तो कार बन के तैयार नहीं होगी जब तक म्यूजिक सिस्टम ना बन जाए, जब तक सीट्स ना बन जाए, जब तक टायर ना बन जाए, जब तक सारी चीज़ें मिल नहीं जाएगी तब तक वो कार नहीं बनेगा। अगर मान लो ये सीट्स बना भी देते हैं, सीट बन के तैयार भी हो गई, सीट जो है बन के तैयार भी हो गई, लेकिन वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि कार तो भी बनी नहीं, समझ में आए। तो जब सारी चीज़ें बन जाएगी उसके बाद जब बनेगा तो वो क्या होगा, वो कंप्लीट प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें का एक पार्ट्स बन के तैयार हुआ, कार बना रहे हो, कार का एक पार्ट बन के तैयार हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोसेस। देखो एसी बन तो गई है, लेकिन एसी कार में लगनी, अब वो कार में एसी तभी लगेगी ना जब कार बन के तैयार होगी। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेबर क्या होते हैं और इंटरनेशनल क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर में सबसे पहले बात करते हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको दोनों समझ में जाएगा। मान लो एक कंप्यूटर है, कार है, बहुत चीज़ होती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में कंप्यूटर लेते हैं। ये क्या है, आपका कंप्यूटर है, मतलब ये आपका क्या है, उसमें मॉनिटर है। ये क्या है आपका बेटा, स्पीकर रखा हुआ आपने, छोटे छोटे दोनों स्पीकर है। ठीक, स्पीकर यहाँ पर आपने एक CPU लगा रखा है। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, मान लेते हैं आपका कीबोर्ड है, और ये क्या है आपका माउस है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जब सारी चीज़ें आपने मिला दी, एक यहाँ पे UPS भी मान लेते हैं, UPS, तो ये क्या बन गया आपका, कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया बेटा आपका, ये कंप्यूटर बन गया। बात समझ में आ रही है? क्या है, आपका कंप्यूटर है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है, ये बोल रहे हैं कि जो अलग अलग इसको जो लेबर काम कर रहा है, कोई मॉनिटर बना रहा है, कोई CPU बना रहा है, कोई कीबोर्ड बना रहा है, कोई UPS बना रहा है, एक आदमी अकेला काम नहीं कर रहा है, हर आदमी अलग अलग काम में डिवाइड है। कोई CPU काम देख रहा है, कोई मॉनिटर बना रहा है, कोई स्पीकर बना रहा है, कोई माउस, कोई कीबोर्ड, कोई UPS, हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका साइमल्टेनियसली भी यूज़ हो सकता है। मतलब अगर मान लो इसको मैं हटा दूँ, ये कंप्यूटर नहीं है, मान लो हटा दिया, तो CPU की बहुत सी चीज़ें जो अलग काम आ जाएगी, मॉनिटर इसका अलग यूज़ हो जाएगा, स्पीकर आपका अलग यूज़ हो जाएगा, UPS आपका अलग यूज़ हो जाएगा, कीबोर्ड का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल आप लैपटॉप वगैरह में कर लोगे, माउस भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब हर चीज़ ना हो तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होगी, इसकी अलग अलग जगह पर यूज़ हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये कंप्यूटर बन के तैयार भी नहीं होता है, सिर्फ आपके पास मॉनिटर है तो इसको आप अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपके पास स्पीकर है तो इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट में डिवाइड करना कि जिसका अलग अलग जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको आप साइमल्टेनियसली मतलब यूज़ अलग से भी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर बन के तैयार भी नहीं होता है तो स्पीकर का, बहुत सी चीज़ों का अलग से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर में ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर में ऐसा नहीं होता है। मान लो आप क्लोथ्स बना रहे हो, कॉटन टेक्सटाइल कपड़े बना रहे हो, आपने कॉटन निकाल के रख लिया है पेज पे, है ना। अब कॉटन रख लिया है, कॉटन आपका कहीं ऐसे काम नहीं आएगा, रुई आपको क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगी। लेकिन
उसको कपड़े जब तक बनेगा नहीं तब तक काम नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर कंप्यूटर नहीं भी बनता है चीज़ें काम में आएगी। अच्छा मान लो कपड़े आपने सुखाव वाली बन गया, टेलर ने कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद भी कपड़ा अगर सिला नहीं गया तो वो बिछाने के अलावा कहीं काम नहीं आएगा जब तक वो बन के तैयार नहीं होगा। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इसका अलग अलग भी यूज़ हो सकता है, बट वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर में जो अलग अलग जगहों पर आपके लेबर इन्वॉल्व है, कोई मेजर कॉटन ले रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई उसको सीइंग कर रहा है यानी कि सिल रहा है, लेकिन उसको आप अलग अलग जगह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई सीपीयू मॉनिटर कोई स्पीकर बना रहा है तो इसका आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मीनिंग का क्या है यार, मीनिंग तो एक लाइन रट सकते हो लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस पे, समझने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सिंपल सा है कि देखो मान लो ये है इंडिया अपना देश, कोई है जापान चाइना, ठीक है, कहीं है अमेरिका, ठीक है। कहने का मतलब अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज है। जापान अमेरिका वगैरह क्या एक तरह से आपका जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें वहाँ पर है, इंडिया क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो इंडिया में अब भाई मोबाइल हम मान लो हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल बना रहे हैं, वो ही मोबाइल बनाने में सेम मोबाइल बनाने में एक मोबाइल बनाने में 5,000 रुपये लगता है, वही जापान में वही सेम मोबाइल बनने में 3,000 रुपये लगता है। ठीक है, इंपोर्ट कराने के बाद भी 4,000 का पड़ता है। तो अब ये बताओ जब कोई दूसरी कंट्री में सामान हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी एडवांटेज हमारे यहाँ नहीं है तो हम लोग दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे। उसी तरह अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो कृषि नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ़ में कहाँ से करोगे, तो ये दूसरी कंट्री हमारे यहाँ से मंगा लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि हर कंट्री की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, तो उनको उस प्रोडक्ट के हिसाब से बांट दिया गया है। तो एक कंट्री अपने यहाँ ना बना के वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करा लेती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नंबर 4B डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। यही सेम चीज़ जब इंडिया जापान अमेरिका अलग अलग कंट्री से ना करके अपनी ही कंट्री में डिवाइड कर लें। जैसे मान लो विद इन अ कंट्री मतलब एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र, एक स्टेट है आपका यूपी, एक स्टेट है आपका MP, है ना। तो इसमें क्या अब बहुत से स्टेट है, 28 स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट में जो स्टेट ज़्यादा स्पेशलाइज है, जो स्टेट जिस प्रोडक्ट सामान को बनाने में ज़्यादा स्पेशलाइज है, उनको उस प्रोडक्ट में बांट दिया गया। मतलब भाई महाराष्ट्र में कुछ फेमस है तो वो यूपी से मंगा लेगा, यूपी में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र वाला यूपी से मंगा लेगा, है ना। MP में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र वाला खुद ना बना के MP से मंगा लेगा, महाराष्ट्र में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र MP वाला खुद ना बनाकर महाराष्ट्र से बना लेगा। तो यही डिवीज़न जब इंडिया में ही अपने ही कंट्री के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। और यही डिवीज़न जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है डिवीज़न ऑफ लेबर की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस डिवीज़न ऑफ लेबर का लास्ट टॉपिक, इसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब अगर हम लेबर को डिवाइड कर देते हैं बच्चा तो उसके क्या एडवांटेजेस है। तो नंबर 1, राइट मैन एट द राइट जॉब। राइट मैन एट द राइट जॉब मतलब जो इंसान जिस काम में स्पेशलाइज है वो उस काम पर पहुंच जाता है। पहले क्या होता था पता नहीं है, कोई भाई मान लो कुक अच्छा है, आपने उसको गार्डनिंग का काम दे रखा है, कोई मैकेनिक अच्छा है, आप उससे लेबर का काम करो, सामान उठवा रहे हो। तो कहने का मतलब जो जिस काम में परफेक्ट है उसको उस काम में दे देना, तो उससे क्या होगा, काम अच्छे से होगा। नंबर 2, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर। काम करने की क्षमता, इंक्रीज इन इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता लेबर की बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई, बढ़ने का सिंपल सा फंडा है बेटा कि कोई इंसान जब अपने काम जिस काम में परफेक्ट होता है वो काम करता है वो जल्दी करता है, लेकिन आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो लेकिन ज़बरदस्ती आपको वो काम दिया गया तो आप उतना अच्छे से काम
नहीं कर पाओगे। नंबर थर्ड, सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स। टाइम एंड टूल्स की सेविंग होती है, टूल्स खराब नहीं होते आपके, सारे टाइम बचता है, क्योंकि जो काम में आप एक्सपर्ट होते हो तो जो काम 5 मिनट में होना है वो आप 5 मिनट में कर दोगे, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो वो 5 मिनट लगेंगे, उस काम में 15 मिनट्स लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो ना, तो आपका टाइम बचता है। नंबर फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। प्रोडक्शन सुपीरियर मतलब जो गुड्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, क्योंकि एक इंसान बार बार उसी काम को करता रहेगा तो उसकी क्वालिटी भी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ठीक। नंबर 5, इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव भी करते हैं, क्योंकि बार बार आप काम कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ न्यू लाना चाहते हो, तो ये सब फायदे होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के। 5 इनफ है, तो मैंने 5 बता दी, शायद बुक में 7 8 दे रखे, बट 5 इनफ है। 5 से ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं पूछेगा। क्लियर? ये हो गया आपके एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब समझो ध्यान से, अगर बुक की लैंग्वेज में देखें पहले तो, फिर भी आपको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। लिखा है ऑल दोज मैन मेड गुड्स। क्या? ऑल दोज मैन मेड गुड्स। मैन मेड, मैन मेड का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाए हुए सामान। ठीक। विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड कैपिटल। मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए जो भी सामान है उसकी हेल्प से जब हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। मतलब पैसे से पैसा बनाना। सिंपल लैंग्वेज में तुमको बोलूं, पैसों से पैसे बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक। इन अदर वर्ड्स, that parts of wealth which is used to earn more wealth is called capital। मान लो वही देखो, बोला ना पैसों से पैसा बनाना, बोल रहा है that parts of wealth, wealth मतलब जमीन जायदाद संपत्ति, we used to earn more wealth मतलब वेल्थ से और वेल्थ बना रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास मशीन है, मैंने दुकान खोल के रखी, भाई मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक है, मेरा काम है क्या करना? प्रोडक्शन करना। मैं कुछ बनाता हूँ, मोबाइल बनाता हूँ, मोबाइल बनाता हूँ, टीवी बनाता हूँ, तो उसमें भाई मशीन का यूज़ होता है ना। तो अब लैंड का यूज़ होता है, बिल्डिंग का यूज़ होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ, उस पैसे से क्या कर रहा हूँ? और प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं पहले 100 टीवी बनाता था, अब मैं 1000 टीवी बना रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब पैसों से पैसा बना रहा हूँ, वेल्थ से वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में ट्रक, फैक्ट्रीज, मशीन्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं हो रही कि दाल मोट, बिस्किट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं, मतलब वो सामान जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, जो कंपनी में यूज़ होते हैं, जिसकी हेल्प से सामान हम लोग बनाते हैं। सपोज मान लो मेरा बिजनेस किसका है? गारमेंट्स का है। मैं क्या करता हूँ? कपड़े का काम करता हूँ। भाई मेरे पास मशीन है, तो मैं इसी मशीन से क्या कर रहा हूँ? पैसा कमा रहा हूँ, कपड़े बना रहा हूँ। अब मैं पहले 100 बनाता था, अब मैं 1000 बना रहा हूँ। ठीक है, तो पैसों से पैसा बनाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अभी आगे देखेंगे कि पैसों से पैसा कैसे बनता है, वो अलग बात है। फिलहाल कैपिटल का मतलब समझे कि सिंपल वर्ड में दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज टू अर्न मोर वेल्थ। ठीक है, मेरे पास मान लो यही है, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते मैंने पैसा कमाया और उस पैसे से मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल बोलते हैं। पैसों से पैसे बनाने को। अभी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ और अच्छा मोबाइल खरीद लिया वीडियो बनाने के लिए, समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है? तो पैसों से पैसा बनाना सिंपल, वो क्या होता है? कैपिटल होता है। आई होप आपको कैपिटल की मीनिंग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल या फिर फीचर्स ऑफ कैपिटल। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो चाहे फीचर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला बेटा, कैपिटल इज मैन मेड। जो कैपिटल होती है, जो ये चीज़ें, ट्रैक्टर है, फैक्ट्रीज है, ट्रक है, मशीन है, इक्विपमेंट है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें, ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ें। समझ रहे हो? नेचुरल नहीं है। जैसे पेड़ है जंगल में, माउंटेन पहाड़ है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले ने दिया हमें। लेकिन कैपिटल क्या इज मैन मेड। मैन मेड समझते हो? मतलब इंसानों से बनाई चीज़। ये मार्कर है, क्या है? इंसान ने बनाया। ये व्हाइट बोर्ड है, इंसान ने बनाया। ये इक्विपमेंट, मशीन, सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो कैपिटल क्या होती है? मैन मेड होती है। ठीक सर, इसके अंदर लिखेंगे क्या बेटा? इसके अंदर ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। नहीं दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। आप वहाँ से बेहतरीन जो है बढ़िया नोट्स ले लो, प्रिंट करवा लेना, चाहे कॉपी में नोट कर लेना, दोनों काम आपका हो जाएगा। नंबर 2, कैपिटल इज ड्यूरेबल। कैपिटल क्या बच्चा? ड्यूरेबल है, मतलब कैपिटल की लाइफ होती है।
समझ रहे हो, नष्ट नहीं होता, 5 साल 8 साल 10 साल चलता है। पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, आप एप्पल बनाना लेके आए 2-3 दिन में वो खराब हो जाएगा, आप यूज़ नहीं करोगे। लेकिन जो मैन मेड जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल होते हैं। मशीन एक दिन में ख़राब नहीं होगी, फर्नीचर एक दिन में ख़राब नहीं होगा, इसकी लाइफ होगी 2 साल 5 साल 10 साल। ठीक। नंबर 3, कैपिटल इज पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि एक फैक्टर होता है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव फैक्टर का मतलब होता है जहां पर खुद से वो काम करता है, पैसिव मतलब खुद से काम नहीं करेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या है, पैसिव फैक्टर है। क्यों, क्योंकि कैपिटल भाई ट्रैक्टर है, मशीन है, तो अब यहाँ मशीन ऐसे रखी हुई है, तो मशीन खुद से थोड़ी ना चलेगी, आपको जाके बटन दबाना पड़ेगा। ट्रैक्टर है तो आपको ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। तो कैपिटल इस पैसिव फैक्टर, इस पे काम करना पड़ता है, ये खुद से काम नहीं करता। जबकि लास्ट वीडियो मैंने लेबर को बताया था, लेबर एक्टिव फैक्टर है भाई, लेबर के अंदर जान है, वो खुद से काम करेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स में जान नहीं होती है, तो उसमें क्या है, आपको जाके काम करना पड़ेगा। आगे क्या है, अब मोबाइल फैक्टर। मोबाइल फैक्टर मतलब ये है कि आप कैपिटल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। मोबाइल मतलब मूव करना, मूव मतलब एक दूसरी जगह पर जाना। नंबर 5, सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक। सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या होती है, इलास्टिक होती है, मतलब अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो, आप चाहो तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो, आप चाहो तो कम कर लो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। समझ में आ रही बात। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या है, इलास्टिक होती है। क्लियर, ये समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। आगे बेटा आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल, बहुत ढेर सारी कैपिटल आपको दे रखी है, बट 2 ही कैपिटल जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसको जल्दी से समझते हैं। ठीक। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 फाइनेंशियल कैपिटल। ये फिजिकल कैपिटल क्या होती है, देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब ये है, जैसे मान लो हम लोग की एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम लोग मार्कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मार्कर बनाते हैं। मार्कर बनाने का मेरा काम है, और जैसे ये है ना डॉम्स का है, उसी तरह मैं अपना मार्कर बनाता हूँ, आमिर्स मार्कर। ठीक, मार्कर का नाम है कंपनी का, आमिर मार्कर। तो जो मार्कर बनता है, मार्कर बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, सड़क पे थोड़ी बनेगा, है ना। और क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, है ना। और क्या है, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, हाथ से नहीं बनेगा, मशीन से मार्कर बनेगा। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, जिससे हमें आउटपुट मिलता है भाई, लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। तो इन लोग जब इन सारी चीज़ों की मदद की हेल्प से, इन सारे लोगों की हेल्प से मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मार्कर। ये लोग कौन है, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब कौन है मेरे लिए, इनपुट। इनकी हेल्प से मुझे मिल क्या रहा है, आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल रहा है, मार्कर। मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये क्या है, इनपुट। मार्कर क्या है, आउटपुट। तो वो सारी चीज़ें जो कि आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल। नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, सब लिखा हुआ है। ठीक। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल की एक चीज़ याद करना है, एमसीक्यू में ही पूछ सकता है कि फाइनेंशियल कैपिटल इज आल्सो नोन एज मनी कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल को बेटा हम लोग मनी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अभी फाइनेंशियल कैपिटल होती क्या है, ध्यान से समझा लो भाई। देखो फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब ये होता है कि अब ये लैंड है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है कोई भी सामान प्रोड्यूस करने के। अगर मार्कर बनाते हो, मोबाइल बनाते हो, टीवी बनाते हो, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए। तो ये मशीनरी आई कहाँ से, फ्री में कोई देगा, नहीं देगा। उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। क्या चाहिए, मनी चाहिए। फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। मतलब प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए होते हैं, उसको खरीदने के लिए जो पैसे हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइनेंशियल कैपिटल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, बस इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, और कैपिटल वाला पार्ट जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 95% चांसेस रहते हैं हर बार पेपर में कि आने के इसके, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ठीक। और लॉन्ग में देखने को मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखोगे 2 नंबर में, लेकिन 5 नंबर में तो पूरा लिख के आना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या होता है। देखो बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स।
मतलब कैपिटल गुड्स के स्टॉक में इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ध्यान से देखो, मेरा काम क्या है भाई, पढ़ाने का। भाई मेरी एक कोचिंग है, एग्जांपल दो, मेरी क्या है, कोचिंग है, A1 कोचिंग, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ भाई, बच्चों फीस देते हैं, कुछ ना कुछ फीस आती है। मान लो महीने में मान लो मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है। अब मैं जो 1 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ ना, तो 1 लाख को पूरा खर्चा ना करो, 1 लाख में कुछ पैसा बचाओ। भाई हर महीने 20,000 रुपये मैंने बचाया, ठीक। 20,000 रुपये बचाते बचाते साल के कितने हो गए बेटा, 2,40,000, 2.4 लाख रुपीज़ हो गए। अब ये 2.5 लाख रुपए जो हो गए, इसको क्या करो, इससे और अपने बिजनेस को ग्रो करो। भाई अगर आपकी एक बिल्डिंग का 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर कर लो। अगर आपके पास बेंचेस है तो और बेंचेस खरीद लो। कहने का मतलब कमाए हुए पैसे से उसको इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को बढ़ाना, अपने स्टॉक को बढ़ाना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कमाए हुए पैसे को सेव करके उसको इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना। समझ में आ रही बात, अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाना। भाई मेरे पास मान लो 100 बेंचेस थी, तो मैंने 100 से उसको 200 कर ली। अपने कैप, ये लिखा है ना, ये इंक्रीज इन द स्टॉक, तो मैंने अपना स्टॉक क्या कर लिया, बढ़ा लिया। इस तरह दुकानदार के लिए होता है, अगर वो अपनी दुकान में 100 मोबाइल बेचता है तो वो 200 मोबाइल कर ले। भाई पैसा कमाए, कुछ पैसा सेव करे और फिर उसको 1-2 साल में क्या करे, री इन्वेस्ट करे। समझ में आ रही बात। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझे कि जो पैसा कमा रहा है उसी पैसे को इन्वेस्ट करके और अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाना। क्या बढ़ाना, अपनी मशीनों को बढ़ाना, अपने स्टॉक्स को बढ़ाना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है। आगे बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर जो कैपिटल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख के, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। प्रोसेस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, ये तो मैंने बता दिया कि भाई पैसा बचाना है और बचा के इन्वेस्ट करना है, उससे अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है, ये तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। लेकिन प्रोसेस क्या है इसका, पहला प्रोसेस है बेटा क्रिएशन ऑफ सेविंग। देखो मैंने समझा दे रहा हूँ, नोट टेलीग्राम पे मिलेगा, पहले फिर से एक बार लास्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर ज्वाइन कर लो, नोट्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक। क्रिएशन ऑफ सेविंग, क्रिएशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या है, देखो क्रिएशन ऑफ सेविंग का मतलब पहला प्रोसेस है कि क्रिएशन मतलब क्रिएट करो, सेविंग को क्रिएट करो। तो सेविंग क्रिएट कैसे होगी, सबसे पहले तो एबिलिटी टू सेव हो, इस लायक तो हो, मालूम चले 1,000 रुपये कमाते हो, अब 1,000 रुपये में खाओगे, पियोगे, बचाओगे, तो एबिलिटी होनी चाहिए, इतना पैसा तो हो कि एबिलिटी हो, हैसियत हो, इसको आप लोग बोलते हो ना, पावर हो, है ना, ठीक। उसके बाद डिज़ायर टू सेव, डिज़ायर हो, भाई कमाते 10 लाख रुपए हो लेकिन इच्छा ही नहीं है कमा बचाने की, तो बात ही खत्म। तो 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो एबिलिटी टू सेव, इस लायक हो कि सेव कर सकूं, फिर तुम्हारे अंदर इच्छा हो, पैसा कमा रहे हो लेकिन इच्छा ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं, तो बात ही खत्म, तो डिज़ायर हो। और तीसरा अपॉर्चुनिटी टू सेव, अपॉर्चुनिटी होगी कहाँ पर सेव करें, है ना, कहीं पर सेव करने की जगह। भाई पैसा बचा के घर पे रख के तो पैसा डबल नहीं हो जाएगा। 5,000 रुपये आपने जेब में रख लिए, अब सोच रहे हो कि भाई 1 महीने बाद 5,000 से 10,000 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, कहीं बैंक में, LIC में, कहीं ना कहीं सेव करो। ये 3 चीज़ हो, पहले तो एबिलिटी टू सेव, फिर है बेटा डिज़ायर टू सेव, और तीसरा है अपॉर्चुनिटी टू सेव। तो समझ में आ रही बात, ये तीनों चीज़ें होगी तो वो क्या होगा, क्रिएशन ऑफ सेविंग। तो पहले अंदर क्या हो, क्रिएशन होनी चाहिए सेविंग की, कैसे क्रिएट करना है, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब मान लो ये तीनों चीज़ें हो गई, पहला स्टेप्स हो गया भाई क्रिएशन ऑफ सेविंग का, तीनों चीज़ें आपके पास, तो उसको मोबिलाइज करो। पैसा अपने जेब में मत रखो, अपने घर की अलमारी मत रखो, उसको कहाँ रखना है, कहीं इन्वेस्ट करना है। मोबिलाइजेशन सही जगह पर उसको क्या करो, मोबिलाइज करो, बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में, कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाओ। आपने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। तो जो आपको मोबिलाइज करने के बाद जो सेविंग, जो पैसा मिला, उसको क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे भाई अब कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से क्या हो, आपको पैसा और मिले, या फिर आप अपनी कैपिटल को बढ़ाओ, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। तो पहले क्या करना है, वो क्रिएशन ऑफ सेविंग, फिर मोबिलाइजेशन, उसको सही जगह मोबिलाइज करना है, और उस मोबिलाइज की हुई चीज़ें को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये 3 प्रोसेस होते हैं किसके, कैपिटल फॉर्मेशन के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, मान लो आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, आप एक, ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में कोई ना कोई क्या होता है,
पैसा लगाता है, सारे डिसीजन लेता है, एम्प्लॉयज़ रखता है, मतलब इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ लाएगा, सारे काम को देखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। मतलब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क बियर करता है ना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक रिस्क टेकर होता है, क्योंकि बिजनेस में बेटा हमेशा क्या रहता है, खतरा रहता है। खतरा किस चीज़ का रहता है भाई, डेंजर किस बात का रहता है बेटा, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं बिजनेस में आग लग गई तो चल रहा अच्छा, तब भी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी तो डर है ना कुछ घटना घट गई तो ऐसे में क्या होता है, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है जो रिस्क लेता है, वो एक इंसान होता है, वो पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है। समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर कौन, एक पर्सन है हु नॉट ओनली मैनेज द बिजनेस, जो सिर्फ और सिर्फ मैनेज नहीं करता बिजनेस को, बट आल्सो बियर द रिस्क इन्वॉल्व देम। साथ ही साथ क्या होता है, रिस्क, मेन पॉइंट क्या है इसमें, रिस्क इन्वॉल्व देम, वो रिस्क भी बियर करता है। समझ रहे हो कि कल को कोई घटना घटेगी तो वो रिस्क बियर करने के लिए रेडी है। हर आदमी के पास की बात नहीं है, जो करेजियस है, जिसके अंदर एबिलिटी है, इस लायक है, वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जो डरता है 100 रुपये लगाने में भी, उसको लगता है मेरा पैसा कहीं चला ना जाए, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात। फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के। एक एंटरप्रेन्योर हो, मान लो आप बिजनेसमैन हो, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, रिस्क बियरिंग। क्या होता है, रिस्क बियरिंग होता है। सिंपल सी बात है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क बियरर होता है। भाई पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, एसेट्स लेके आता है, लोगों को जॉब पे रखता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो लोगों को सैलरी देता है, मतलब इस तरह के सारे काम करता है। तो वो कौन होता है, रिस्क बियरिंग होता है। कौन होता है बेटा, रिस्क बियरिंग होता है। देखो बुकिश लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। लिखा है कि रिस्क बियरिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोल रहे हैं दिस इज कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटी अटेंड्स टू द प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। मतलब अनसर्टेनिटीज रहती है, कुछ भी अनिश्चितता हो सकती है किसमें, प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट में। तो ये सारी चीज़ों को रिस्क जानते हुए एंटरप्रेन्योर सारे काम करता है। नंबर 2, दूसरा फंक्शन क्या उसका, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। देखो डिसीजन मेकिंग फंक्शन मतलब, अब कोई भी आप कमोडिटी बना रहे हो, मान लो एक मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मार्केट बनाऊँ या तो मोबाइल बनाऊँ, है ना। अब मोबाइल और मार्केट थोड़ा डिफरेंस होगी, मान लो मोबाइल बनाऊँ या टीवी बनाऊँ, तो अब मुझे समझना पड़ेगा मैं टीवी बनाऊँ कि मोबाइल बनाऊँ, फ़ायदा किस में होगा, पब्लिक चाहती क्या है, ठीक है। ये भी एक डिसीजन लेने का काम किसका होता है भाई, एंटरप्रेन्योर का होता है। कितना बनाना है, 10 बनाना है कि 20 बनाना है, 100 क्वांटिटी बनाए कि 150 बनाए, कितनी क्वांटिटी बनाए, किस शहर में ज़्यादा बनाए, किस शहर में कम बनाए, कौन से लेबर से बनवाए, कैपिटल से बनवाए कि कैपिटल टेक्निक अपनाए कि लेबर इंटेंसिव, मतलब मशीन से बनवाए कि हाथ से बनाए। मतलब ये सब जितने भी डिसीजन लेने होते हैं इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग फंक्शन कौन लेता है, एंटरप्रेन्योर लेता है। क्लियर है। नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन का मतलब होता है, देखो सुपरविजन में नहीं, सुपरवाइज मतलब होता है ऊपर से देखना। ऊपर मतलब छत से नहीं देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, जो भी लेबर लोग काम कर रहे हैं ना बच्चा, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं देखूंगा, सुपरवाइज करूंगा उनको कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा क्या, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन, सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। उसके अलावा जो आपके फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। ये नहीं कि लैंड ज़्यादा है लेकिन लेबर है ही नहीं, लेबर है लेकिन पैसा कैपिटल लगाने के लिए है ही नहीं, तो सारे जो भी फैक्टर्स है सबको कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलने का, कोऑर्डिनेशन बना के चलना, ठीक। तो ये होता है, अगला फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन सुपरविजन, यानी कि देखना लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं और उनके बीच में एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन बना के रखना। नंबर 4, अगर आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर का एक अगला काम होता है कि जो प्रॉफिट हुआ वो कितना बांटे। देखो ये अगर आपको एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस का है, अब इसमें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे, लैंड है, फिर इसमें बेटा लेबर भी है, और फिर इसमें कैपिटल भी है। लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है। तो लैंड वाले को भाई रेंट देना है, क्या देना है, रेंट देना है। लेबर को क्या देना है, वेजेस देना है। कैपिटल को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। भाई किस लोगों ने पैसा लगाया तो उनको इंटरेस्ट देंगे, लेबर जिस काम करे तो वेजेस देंगे, लैंड जिसकी ज़मीन पे काम कर रहे हो उसको किराया दोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
भाई 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इनको कितना दे, लैंड में कितना, लेबर में कितना, कैपिटल में कितना। तो जो पैसा देने का काम भी होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। क्लियर। और लास्ट फंक्शन है इनोवेटिव फंक्शन। क्या बेटा, इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ न्यू करते रहना, ताकि बिजनेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। भाई मान लो मेरा काम है मोबाइल बेचना, हाँ, अब मैं एक एंटरप्रेन्योर मोबाइल बेच रहा हूँ, मोबाइल में सेल नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, एक स्मार्टफोन के साथ एक छोटा सा कीपैड फ़ोन फ्री रख दिया, या कुछ ऐसी फैसिलिटी ले आई, या रिचार्ज 1 साल का फ्री कर दिया, मतलब नई स्कीम लेके आया, ताकि क्या हो, बिजनेस में ग्रोथ चलती रहे। समझ में आ रही बात। तो इनोवेटिव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना, ये किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योर का। तो ये 5 फंक्शन है, और बहुत उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स चाहिए, क्या लिखना है इसमें, तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आप ले सकते हो। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता नहीं होगा कि आपको इस चैनल पर मेंबरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको जस्ट ओनली 199 रुपीज़ पे करने हैं, और उसमें आप किसी भी टाइम आप मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज पे या टाइपिंग करके आप मुझसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट है वो आपको सॉल्व किए जाएंगे, और ऐसा, और रिप्लाई जैसे ही मैसेज देखा जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में आपको रिप्लाई फ़ौरन मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई जो लोग इंटरेस्टेड है। बाकी यूट्यूब पे तो पढ़ाई हो ही रही है बाकी। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा और अगला टॉपिक हमारा एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या है, एक अच्छी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप मान लो एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, he should possess courage and ability to successfully tackle the day-to-day problem arising in the business। मतलब he should उसके अंदर करेज होने चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टैकल कर सके डे टू डे प्रॉब्लम। जो बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है डे टू डे, तो एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो डे टू डे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक। नंबर 2, he should be capable of taking क्विक डिसीजन। टेकिंग क्विक डिसीजन का मतलब होता है जो जल्द से जल्द डिसीजन ले सके। ठीक। नंबर 3, ही शुड हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। उसको क्या होनी चाहिए, एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 4, ही शुड हैव द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। भाई आपके बिजनेस में कई जॉब, ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, भाई चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू सब करते हैं। अब टिंकू जो है यार बड़ा स्मार्ट है, लेकिन आप उससे भी लेबर वाला काम करा रहे हो, तो आप उनकी एबिलिटी को क्या करिए, जानिए, और उनको उनके हिसाब का काम दीजिए, और जो जिस काम में एक्सपर्ट है उनको वो काम दीजिए। ठीक, रिकॉग्नाइज करिए उनकी एबिलिटी को। नंबर 5, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी वेल एक्सपीरियंस इन हिज बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, शुड बी वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। अब आप नए हो और उतर गए कोई उसी काम में जो आप अभी आपने जॉब नहीं करी, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आप बिजनेस करने उतर जाओगे तो वहाँ पर उतने परफेक्ट नहीं रहोगे। पहले आप उस काम को देखो, सीखो, 1-2 साल जो होता है ना मेंबरशिप लो, सीखो, उसके बाद आप बिजनेस करो, तो आप वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है बेटा, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दे रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे आपके आएगा, आप देख लेना क्या है। हेडिंग आप लोग लिख लो, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब भाई एक एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। भाई हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी समझते हो ना, देश कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हमारा देश ग्रो कब करेगा, उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। भाई हमारा देश अमेरिका के टक्कर में कब आएगा, चाइना के टक्कर में कब आएगा, तो उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। नंबर 1, इंक्रीज इन आउटपुट। स्क्रीन पे आ रहा है ना, देखो इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीज इन आउटपुट का मतलब है, देखो हम लोग क्या करते हैं, डस्टर का है यार, रुको बताता हूँ, 1 मिनट को इसी में लिख देता हूँ ना, इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था, नहीं लिया था तो बैक करके ले लेना। ठीक है, देखो इधर नंबर 1 है बेटा, इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में इंक्रीज करना। देखो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनपुट डालता है, यहाँ से इनपुट जाता है, यहाँ से आपको आउटपुट
मिलता है। भाई मान लो लकड़ी डाला, लकड़ी से क्या हुआ, सोफा बना, समझ में आ रही बात है ना। रॉ मटेरियल से भाई यहाँ पर रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए, यहाँ पर कार बन के प्रोड्यूस हो गई। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो पहला क्या है, इंक्रीज आउटपुट। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतना ज़्यादा आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक। नंबर 2, दूसरा रोल क्या बेटा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। देखो जो पैसे होते हैं उनको मोबिलाइज करता है। देखो एक बिजनेसमैन, अभी आप लोग शेयर डिवेंचर नहीं जानते हो, बस ये समझ लो एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या बोलती है, आप पैसा लगाओ, इतना सुनो, अगर आप पैसा लगाओ हमारे पास, तो लोग इनके में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक यानी कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बदले में ये हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इतना तो नाम सुना होगा। तो पब्लिक क्या करते हैं, कंपनी बोलती है आप हमारे में 1000 रुपये जमा करो, हम आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देंगे, 1000 का 1200 देंगे। तो लोग पैसा इंटरेस्ट इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है। समझ में आ रही बात। तो इसमें पब्लिक का भी फायदा यानी कि हम लोग का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को सही तरीके से क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक। नंबर 3, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या है बेटा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। मतलब मेरे को जितने एंटरप्रेन्योर होंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में भाई लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, काम का इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो नहीं, जितने भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी जनरेट करता है। ठीक। नंबर 4 पे क्या बच्चा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है भाई, देखो इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो कुछ स्टेट आपने देखा है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा नीचे है। तो उनके बीच में जो गैप है उसको फुलफ़िल करने का काम करता है। भाई मान लो बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में या आसाम में, ये सब में जगह क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, जितने ज़्यादा बिजनेस ओपन होंगे, स्टार्टअप जितना ज़्यादा ओपन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बीच का जो गैप है वो फुलफ़िल होगा। तो हम एक टाइम यूपी महाराष्ट्र में आपको बराबर दिखेगा। नंबर 5 पे क्या है, लास्ट टॉपिक है लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़। क्या है लास्ट टॉपिक, लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं कि सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो भाई हाँ, मेरा जो शहर है, सिटी जो है वो प्रयागराज है, इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और हमारी ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। तो ऐसे बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है और लास्ट में उनको मालूम चलता है भाई ये सर तो यहीं से। तो ऐसे जितने बच्चे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो इलाहाबाद के हैं और करना चाहते हैं वो, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको पता ही नहीं होता है तो उनको आज मालूम चल जाएगा। मैं अपनी मैक्सिमम वीडियो में कोशिश करूँगा कि बता दूँ, क्योंकि पुरानी वीडियो जितनी भी है उसमें मैंने कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। देखो एंटरप्रेन्योर की वजह से उसका रोल क्या है, उसकी ये लास्ट रोल ये है कि हम अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। भाई हर एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ बनाएगा तो हम दूसरी कंट्री से क्यों मंगाएंगे, खुद ही अपना बनाएंगे, खुद ही खरीदेंगे, बात खत्म हो गई। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो ये 5 रोल है एंटरप्रेन्योर के, और रोल क्वालिटी ज़रूर से देख लेना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो पेपर में बनता ही बनता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया।